चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो ना, कराया हुआ है वैसे तो। बच्चे तो ठीक है आज, नई चीजें करा सकता हूँ वैसे मैं। चलो एक बार देखो, है ना, ये मेरे पास बॉडी एट द इंक्लाइंड प्लेन है। एक बार सारे देखो ना, फ्रिक्शन जिसको इसने थोड़ा छोड़ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरे पास वेट ऑफ द ब्लॉक है, ये मेरे पास एंगल है थीटा। क्या है? थीटा। थीटा इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसमें तीन एंगल पढ़ने पड़ते हैं हमें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तीन चीजें देखनी पड़ती है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों डिस्कस करता हूँ। एंगल ऑफ, बोलो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये मान लो क्या मेरे पास वेट ऑफ द ब्लॉक है, इसे कहते हैं mg। क्या कहते हैं? mg। अब इसको दो पार्ट्स में रिजोल्व करेंगे, एक ये और एक ये। जो थीटा, ये एंगल कितना है? ये इसके लॉन्ग थीटा, तो यहाँ क्या बनेगा? mg cos थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा? mg। ठीक है, तो देखो थीटा हो गया मेरे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अगला होता है मेरे पास अल्फा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और इसमें तीन कंडीशन होता है कि अगर मेरा थीटा, बताना, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है अल्फा से, तो बॉडी किस में रहेगी? स्टैटिक, काइनेटिक या लिमिटिंग? थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से, तो क्या होगा? स्टैटिक रहेगा, काइनेटिक रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा? काइनेटिक रहेगा। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात होती है कि सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज में, मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है मेरा मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल एट विच बॉडी स्टेज एट रेस्ट। मतलब अगर मेरी बॉडी रेस्ट पे है तो मैक्सिमम कितना एंगल रहा होगा जब तक बॉडी रेस्ट पे है? मान लो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 45। क्या है? 45। तो 45 डिग्री तक बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी स्टेज एट रेस्ट। फिर आता है मेरे पास अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर मान लो अपने इस पेन को 45 से ज्यादा घुमा दिया, जैसे 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मूव करना शुरू कर देगी। सो बॉडी स्टार्ट्स टू मूव इन दैट फैशन। ठीक है, तो अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू ज्यादा है अल्फा से, तो मेरी बॉडी किस में रहेगी? मोशन में रहेगी। और अगर बॉडी मोशन में होती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बात हमेशा ध्यान देना कि अगर बॉडी मोशन में होती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी बताओ? जब बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में होती है, तीन बातें हैं जो याद ही होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, पहला। और फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। और फ्रिक्शन, वाह क्या बात है। तो फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन में भी अप्लाई होता है, ऐसा क्या? तीन चीजें। अच्छा, और लिमिट हो जाता होगा। बहुत बढ़िया, कुछ भी बोल दो, है कॉलेज का वाइवा है आपका। देखो जब बात करता हूँ ना काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो तीन बातें पता होनी चाहिए। पहला कि सर इसका एक फॉर्मूला होगा जो हमेशा फिक्स होगा। फॉर्मूला की वैल्यू होती है म्यू के इनटू में एन, और बॉडी किस में होगी? मोशन में। ठीक है, तो तीन बातें जो उनको ध्यान देनी चाहिए कि बॉडी सर मोशन में है, मतलब फॉर्मूला फिक्स है, इसकी वैल्यू होगी म्यू के इनटू में एन और चेंज नहीं होगी। थ्रू आउट द मोशन वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू के इनटू में एन, है ना। अब देखो, ठीक है रजत, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, ये मेरे पास एक फोर्स बन गया, है ना। अब देखो जितना फोर्स आप नीचे लगाओगे उतना क्या देखने को मिलेगा? आपका रिएक्शन, है ना। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा? N। अब अगर मान लो मेरी बॉडी यहाँ मोशन में है, कहाँ पे मोशन में है? यहाँ पे। तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ लगेगी? बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक कहीं भी किसी को दिक्कत असुविधा लगी तो बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखो ये क्या है मेरे पास? फ्रिक्शन की वैल्यू है एफ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एम जी साइन थीटा। ये मेरे पास क्या है? एम जी कॉस थीटा। ये मेरे पास क्या है? एन। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स। हाँ क्या होगा वो? उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो ये मेरे पास फोर्स है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी कॉस थीटा। ये तब है जब बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में। अभी क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? ठीक है, बॉडी तो किस में है? मोशन में। क्योंकि
क्वेश्चन में बोला गया कि बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 3.6 मीटर, है ना। एक बार ध्यान से देखो यार, वहां चला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक निकालो व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस 3.6 मीटर अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो बॉडी अगर 3.6 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब बॉडी किस में है, मोशन में है। तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी आएगी, है ना। तो उसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, ये पता नहीं कहां से आया। ठीक है, तो वो निकालना है, देखो अब, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसमें हॉरिजॉन्टली फोर्स निकालना हो, दैट इज एफ नेट, तो क्या वैल्यू होगी, व्हाट वुड बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी यहां मूव कर रही है, मतलब मैक्सिमम फोर्स कौन सा वाला है, ये वाला, तो लिखा मैंने mg sin थीटा। और भी कुछ लिखूंगा, माइनस एफ, दैट इज फ्रिक्शन की वैल्यू। बोलो ये वाली समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। एफ नेट मतलब क्या होता है, जब भी आपको बोले ना कि यार की क्या इसकी तार, जरा उलझाना है। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टली उसको निकालना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली कौन सी फोर्स लग रही है, mg sin थीटा माइनस में f, ठीक है। अब कोई बोले सर ये f तो पॉजिटिव में जा रहा है, mg sin थीटा नेगेटिव में जा रहा है, तो f माइनस mg sin थीटा क्यों नहीं लिखा, है ना। देखो भाई, ये जो f है ये पॉजिटिव x पे जा रहा है, ये जो mg sin थीटा है नेगेटिव x पे जा रहा है, तो मैंने f माइनस mg sin थीटा क्यों नहीं लिखा। बात बराबर है, बहुत बढ़िया। और फोर्स बहुत बढ़िया, मोशन इस तरफ जा रहा है। देखो जैसे मान लो क्या है अब क्या है कि चलो अच्छा वाला, विपिन को दो जगह से खींचा जा रहा है, ठीक है। मतलब एक महिला मित्र यहाँ है, एक महिला मित्र यहाँ है, क्या विपिन को तो देखो मैं ही लेके जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से दो तरह की फोर्स लग रही है, एक यहाँ लग रही है, एक यहाँ लग रही है। ये विपिन साहब है, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और यहाँ से फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की। तो बताओ ये साहब कहाँ जाएंगे, है ना, 20 न्यूटन वाले के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सेम यहाँ भी है, बॉडी कहाँ जा रही है, यहाँ पे। तो नेट फोर्स क्या होगा, 20 माइनस में 5, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ तो लिखूंगा नहीं ना 5 माइनस 20, तो है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, वो महिला मेरी बात समझ आई है। देखो ये मेरे पास mg sin थीटा और ये है, तो मेरे पास नेट फोर्स क्या है, mg sin थीटा माइनस में। अब क्या f की वैल्यू कुछ है, द बॉडी इज प्लेस्ड एट द फ्रिक्शनलेस प्लेन, है ना। देखो ध्यान से, द बॉडी इज प्लेस्ड एट द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। तो बॉडी किससे प्लेस है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे है। f की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कृपया करके f की वैल्यू को 0 पुट कर दें, सो दिस वैल्यू वुड बी 0। तो बताओ मुझे f नेट की वैल्यू क्या मिली, f नेट की वैल्यू है mg sin थीटा, m दिया हुआ 5, थीटा g की वैल्यू है दिस, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ये कितना होता है, 1/2, कितना आया 25 न्यूटन। क्या आया 25 न्यूटन। मतलब इस बॉडी पे कितनी नेट फोर्स लग रही है सर, 25। अगर कैसे 5 न्यूटन का फ्रिक्शन भी लगता तो कितनी लगती सर, 20 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन लगता 10 न्यूटन का तो कितनी फोर्स लगती, 15। अगर फ्रिक्शन लगता 15 न्यूटन का तो कितनी नेट फोर्स होती, 10, है ना। तो अगर फ्रिक्शन है तो माइनस कर दो, फ्रिक्शन नहीं है तो 0 ले लो। बोलो बात समझ में आई, पक्का पक्का। अब जनाब पूछ रहे हैं कि सर मुझे बताओ वेलोसिटी, क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखो एक्सेलरेशन हमें किससे मिलता है, इससे मिलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू में। सारे इधर देखो एक बार, ठीक है। मुझे पता है सर एक्सेलरेशन कैसे निकलेंगे, एफ अपॉन में मास। नेट फोर्स कितना है सर 25, मास कितना दिया हुआ है सर 5, कितना आएगा सर 5 मीटर पर सेकंड। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि मुझे किससे मिलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या दिया, हमें दिया लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू, बताया एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या दिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अबाउट द लॉ ऑफ इनर्शिया और टॉक्स अबाउट द इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स अबाउट द एक्सेलरेशन, ठीक है। रंजित, रंजित नाम है ना आपका, रजत, गुमनाम है कोई। चलो ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। अरे ध्यान से, अब निकालना है वेलोसिटी, लास्ट जो पूछा है सवाल में।
तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 इक्वेशन में है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है चलता हुआ ये। देखो 3 इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2s। कौन सी वही लगाऊं? तो क्या मेरे को टाइम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। मेरे को टाइम दिया हुआ नहीं है, तो जो चीजें हमें पता है उसी से काम करना पड़ेगा, है ना। अपने पास जो है उसी से करना पड़ेगा ना काम। अब जो नहीं है उसके बारे में चिंता करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो v स्क्वायर, अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्यों सर ऐसा मैंने 0 क्यों लिया? होगी बॉडी रेस्ट से ही शुरू करेगी, है ना। 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है सर? 5। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 3.6 मीटर। तो v की वैल्यू कितनी आएगी सर? 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही तो होगा ही, 3 बार कराया तो सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वाली चीज ये वाला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है, देखो ध्यान से, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट इज रिकॉइल्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। एक बार ये देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो क्या है मेरे पास, 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं, तो ये होता है कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन ऐसे तो नहीं करेंगे, इसके पहले एक इम्पैक्ट होगा और इसके बाद में एक इम्पैक्ट, इसे कहते हैं बिफोर इम्पैक्ट, है ना, मतलब इम्पैक्ट से पहले। एक होता है सर आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट के बाद। ठीक है, तो देखो ध्यान से। ठीक है, अब मुझे पता है सर कोलिजन से पहले का इम्पैक्ट और कोलिजन से बाहर का इम्पैक्ट बराबर होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि सर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। ठीक है, अब कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि सर मोमेंटम पहले जो होगा m1u1 प्लस में m2u2 वो बराबर होगा सर आफ्टर इम्पैक्ट, दैट इज m1v1 प्लस में m2v2। बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट है जो कहती है सर मोमेंटम जो है ना कहीं लूज नहीं होगा, है ना। जो आपका मोमेंटम अभी है बीटेक में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो मोमेंटम में कुछ सुधार तो आना है नहीं, इसलिए अभी थोड़ा मोमेंटम ठीक कर लो पलट पुलट के। ठीक है, ये होता है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के 2 एग्जांपल होते हैं। पहला होता है रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, और जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो दिखी जाती है रिकॉइल ऑफ द गन में, जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो दिखी जाती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू में mv माइनस में v इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलो बढ़िया है, शाबाश। क्या कर दूं मैं? हैं? यार यहाँ तो हवा भी नहीं लग रही है, तो मैं एसी एसी से क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आ जाओ फिर। ऐसे एक क्वेश्चन है काफी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन करना एक बार, टेस्ट में भी आया था लेकिन आपने करा नहीं होगा। ये वाला कराने दो यार मुझे, ये वाला क्वेश्चन करो जरा। हाँ एक बार डिस्टेंस निकालना जरा यार, 39 आ रहा था कैसे? क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक हो बिल्कुल? कितने नंबर आया पिछले टेस्ट में? हाँ पिछले जो मैकेनिक्स टेस्ट 3 था। याद नहीं आएगा? उसका नंबर तो याद है तुमको? 60 या 65? 60-65 में 4 नंबर का अंतर हो गया, 61, 62, 63, 64, 65। 5 अलग नंबर डायल हो जाओगे ऐसे। तो बताओ, देख के बताओ फटाफट। कितने नंबर है लास्ट टेस्ट में मैकेनिक्स के? नहीं पता? तुम्हारे कितने हैं? दिखाना एक बार।
दिखाने के बाद ऐप पे खोल के दिखाओ, दिखाओ ऐप पे खोल के दिखा दो। हाँ, किसको सेंट्रोइड में किसको दिक्कत है बताओ जरा, कौन से डबल फिगर बताओ। हाँ, सेमी सर्कल में क्या, सेमी सर्कल का सेंट्रोइड होता है r और 4r/3 पाई। आगे अच्छा वो कर लो इसको मित्रों, कितना कर दूं ऐसी बताओ, बंदी कर दें। अरे ऐसा मत करो भाई, कहीं इसी में फंस के हम मरना खत्म ना हो जाऊं। ये रिमोट तो काम ही नहीं कर रहा शायद, चलो बंद कर देते हैं ना। आज तो बढ़िया दिख रही है यार स्क्रीन। तुम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या, जो जो पूछने हैं? किसका? क्यों, सिलेबस तुम्हें दिया नहीं हुआ सर ने? क्या बात कर रहे हो यार? ले लेता हूँ, बढ़िया से लेना फोटो है ना। चलो अभी रुको, पहले इधर सवाल करा ले। बजट आया किसका? अबे तो बहुत पहले का खरीदा हुआ है, पिछले साल ही था। ये भी पहले की व्यवस्था करी है बस, पहले ये बीच में था, ऊपर लगा दिया इसको, बस गिर ना रहा है, बस फोन ध्यान रखना है ना, वरना भाई की तरह वन प्लस सही है, फोन कैमरा बढ़िया वन प्लस का चकाचक, बस कैमरा ही बढ़िया चाहिए हम लोगों को आजकल। चलो देखो एक बार ये सवाल देखो ना, देखो कह रहा है कि एक कार है मूव करती है 30 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट के लिए, 40 किलोमीटर पर आवर 20 मिनट के लिए और 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज स्पीड बहुत ही है। एक बार मैं बताता हूँ, ये होगा d1 प्लस में d2 प्लस में d3 अपॉन में t1 प्लस में t2 प्लस में t3, बस ये होगा देखो, ठीक है। अब देखो इससे मेरे को d1 निकालना है, क्या निकालना है d1, तो d1 कैसे होता है सर, स्पीड क्या होता है, स्पीड इजिकल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, अबे स्पीड इजिकल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम को उधर ले जाओ, तो d1 की वैल्यू क्या होगी, स्पीड इनटू में टाइम t1, यही होगा, बहुत बढ़िया। अब स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर 60 से डिवाइड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर किलोमीटर। अब आ गया d2, d2 कितना होगा s2 इंटू में t2, s2 कितना है 40, t2 कितना है 12 बटे में 60, ठीक है, ये गया 6 दूनी 12, हाँ ठीक है समझ गया मैं, इतना भावुक नहीं होना चाहिए वैसे आदमी को। कितना है s2 40 इंटू में 20 अपॉन में 60, ठीक है, 2 तिया 6 40 बटे 3 आ गए, ठीक है। अब आ रहा है d3, क्या आ रहा है d3, ये कितना होता है s3 अपॉन में d3, तो कितना दिया है स्पीड इसका 50 और टाइम कितना दिया हुआ है 8 मिनट, ये हुआ 50 और ये कितना हुआ 8 बटे 60, ये और ये कट गया, 8 5 40 अपॉन में, पहले बताओ ये समझ में आया कैसे किया, ठीक है, यहाँ पे पक्का, चलो ठीक है, हम सबको ऐड कर दो, दैट इज 6 प्लस में 40 बटे में 3 प्लस में 20/3, ठीक है, और समय ऐड कर दो, कितना समय है, अब समय भी वैसे लेना आवर में,
12/60 प्लस में 20/60 प्लस में 8/60। करो एक बार कैलकुलेट, आंसर आएगा 39 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है ये, है ना, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड है कि अगर इसको सीधा ऐसे 60 लिखो, वैसे कट जाता है। हो रहा है सही में? बताओ, दिखाओ एक बार, दिखाओ जल्दी। ऐसा है तो भाई कर देते हैं व्यवस्था बढ़िया से। 30 गुने 12, 30 सही कह रहा है भाई लड़का। चलो वैसे भी करता हूँ एक बार। अच्छा मास्टर पढ़ाए तो हो जाता है, कर लेते हैं दिमाग। सही बात है, सबसे यहाँ 60 आएगा, सबसे यहाँ 60 आएगा, 60 कैंसिल हो जाएगा। चलो बढ़िया है, अभी कराता हूँ, रुको। लिख लिया, छाप लिया। देखो इसने एक बात बताई, देखो कि जैसे मेरे पास क्या है ना, डिस्टेंस है D1 D2 D3, है ना। देखो यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, और यहाँ भी 60। एक बार इसको लिख दो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 30 इंटू में 12/60 प्लस में, ठीक है। ये कितना आया? 40 इंटू में 20/60 प्लस में, ये कितना आया? 50 इंटू में 8/60। यहाँ पे क्या आया? सबको डिवाइड कर दो, 12/60 प्लस में 20/60 प्लस में 8/60। देखो 60 60 60 60 60 60 कैंसिल हो जाएगा, है ना। सबका एलसीएम बराबर है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है जो आनी चाहिए। ठीक है, हो जाता है वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने के बाद आपका। मैं तो मतलब मैं छोटे मोटे सवाल नहीं करता ना, बड़े बड़े करता हूँ। अरे यार गुड फ्राइडे के दिन आना पड़ रहा है यार, अब क्या चीज क्या मेहनत सफल कराऊं, दुख है बहुत बड़ा। लोग देहरादून मनाली घूमने जा रहे हैं और मैं यार बहुत ज्यादा काम करने की भी यही दिक्कत है आदमी। ठीक है भाई, ठीक। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत जगह गलत दिया हुआ है। ठीक है, RS खुरमी में एक्चुअली गलत है क्वेश्चन। ठीक है, आपके पिछली बार पेपर में आया था IPUD 2022 में, है ना। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन अ बॉडी इज। ठीक है, ये क्या होगा? हर पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बुक में ना ये लिखा हुआ है कि मिनिमम होगा व्हेन एक्ट इज एज CG ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब अगर CG पे लगेगा तो क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बुक में लिखा हुआ है कि सर CG पे गलत है, क्योंकि जो पिछले साल क्वेश्चन आया था ना, जो IPU में क्वेश्चन आया था, उन्होंने यही वाला आंसर मार्क किया है कि सर यही वाला सही है। ठीक है, कि जो CG होगी बॉडी की वो हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा, मतलब द इफेक्ट ऑफ फोर्स रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ CG। एक्चुअली RS खुरमी में क्वेश्चन गलत है, इसलिए आप थोड़ा इसको ये कर देते हो। कभी एक बार ये आंसर दिया होता है मिनिमम एट दिस पॉइंट, तो ऐसा मत करना यार, है ना। जो दिया है वही पूछना। आपको डी एलिमेंट प्रिंसिपल बताया होगा मैंने, है ना। डी एलिमेंट प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी काइनेटिक को मैं स्टैटिक में रिजॉल्व कर दूं बस, है ना। मान लो मेरे पास एक काइनेटिक प्रॉब्लम है, उसको स्टैटिक में रिजॉल्व करूं। ऐसा क्यों करते हैं सर? दोबारा बताते हैं विपिन, पैसा लिया पूरा। हाँ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। तुम्हारी रिकॉर्ड नहीं हो रही, बताओ, बोलो बोलो। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही, मेरी हो रही। माइक लगा रखा है ना मैंने, बोल दो ना जरा। देखो, एक होता है मेरे पास दो तरह की चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर? बॉडी किस पे रहती है? रेस्ट पे रहती है। बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो सर हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और मूवमेंट क्या होगा? शून्य। वर्टिकल फोर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा सर? मेरी जो बॉडी है वो किस में रहेगी?
मोशन में रहेगी। अब सर अगर बॉडी मोशन में है तो इक्विलिब्रियम में कैसे होगी? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या होता है, बॉडी का जो नेट फोर्स है वो क्या है, शून्य है ना। What do you mean by equilibrium? The meaning of the equilibrium is that the resultant force or the net equivalent force acting on the body is zero. That is the meaning of the equilibrium condition. अगर बात करूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो भाई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, मैं ये रखा हुआ है मेरे पास, है ना, और बॉडी एकदम रेस्ट पे रखी हुई है, इस पे जितनी फोर्स लगा लो ये यहीं की यहीं है। इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि बॉडी रेस्ट पे है, इस पे नंबर ऑफ फोर्स लग रही है लेकिन ये रेस्ट पे ही है, बिल्कुल ठेठ जैसे कहते हैं ना। तो घर वाले कहते हैं कि भाई उठ जा भाई उठ जा, पढ़ ले भाई पढ़ ले, लेकिन तुम बिल्कुल ठेठ, हम तो उठेंगे ही नहीं, है ना, वो वाला ठेठ है, उसे कहते हैं बॉडी रेस्ट पे है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी मोशन में है लेकिन उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। कहाँ देख रहे हो भाई? तो तुम लोग किसके ख्यालों में रहते हो यार, ये बताओ, समझ ही नहीं आता भाई। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ ऐसे तुम्हें भी कहीं जाना है घूमने? हाल है यार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ करवा दे उनके लिए, बताओ, शाउट आउट करवा दे, शाउट आउट करवाना यार, उनका ही बर्थडे आ रहा है जरा। चलो देखो ध्यान से, अभी लाहौरी और जीरा तो छोटी मोटी चीज है यार। सब देखो एक बार ध्यान से, देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे था। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सर मेरी बॉडी मोशन में है लेकिन बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। इसको समझने का तरीका है कि जैसे मान लो क्या है कि मेरी जो एक्सेलरेटर है, जो चलने वाली जीने है वो ऊपर जा रही है और आप मस्त नीचे आ रहे हो, ठीक है। या फिर आप लोग ट्रेडमिल पे कहीं भागे होगे, है ना, जिम में जो ट्रेडमिल होती है, इसकी स्पीड होती है ऐसे, मतलब आप मूव करते हो ऐसे और ट्रेडमिल जा रहा है पीछे की तरफ, तो आप क्या होती है अपनी एक्चुअल पोजीशन में लगे हो, आप भाग रहे हो लेकिन आप अपनी एक्चुअल स्थिति है वहीं पे हो, ठीक है। इसे कहते हैं कि सर मेरा जो बॉडी है वो क्या है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ही है, बॉडी कहीं मूव ही नहीं कर रहा। बॉडी पे फोर्स तो लग रही है, जहां भी लग रही है और यहां भी लग रही है, लेकिन बॉडी का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो। दैट इज नोन एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत किसी को? पक्का देख लो। तो देखो ये एस्टैब्लिश कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो, अरे एफ की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। एफ इजिकल टू में एम ए होता है। अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊं इन टर्म्स ऑफ माइनस, एफ माइनस में एम इक्वल टू में जीरो, ये हो गया मेरे पास टोटल फोर्स एफ माइनस में एम ए, ठीक है। ये नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट करता है कि सर बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, मोशन, ठीक है। तो ये कहता है मेरे पास डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। कैसे होता है सर? बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस इनर्शियल फोर्स, इसे कहते हैं एमएओ, कहते हैं इनर्शियल फोर्स। ये सब लिखवाया मैंने, लेकिन अगर फिर भी लिखना है तो लिख लो, ठीक है। द नेट फोर्स इज जीरो बाय इंट्रोड्यूसिंग इनर्शियल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, अगर लिखना है तो लिख लो, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो by introducing inertial force in the opposite direction of motion. क्या? By introducing inertial force in the opposite direction of motion. ठीक है, चलो बढ़िया है। देखो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इनटू में टाइम होता है मेरे पास, ठीक है। फोर्स मेरे पास क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v माइनस में u अपॉन में t इनटू में t, t से t कट गया, क्या बचा
mv माइनस में mu, इट रिप्रेजेंट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन बहुत बार आता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये तो देखो आसान है। द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, पूछ रहे हैं सेंट्रोइडल एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो Ix और Iy क्या होता है, पाई बाय 64 d की पावर 4। फिर मैंने क्वेश्चन कराया था कि अगर मान लो मेरे पास एक हॉलो सर्कल हो गया, हॉलो सर्कल क्या होता है, इसके अंदर एक और सर्कल काट दिया मैंने, इसका है d और इसका डायमेंशन कितना है d। ठीक है, तो बताओ इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पोलर मोमेंट से कुछ नहीं होता, Ix और Iy की वैल्यू ये होती है पाई बाय 64 d की पावर 4 माइनस में d की पावर 4। ठीक है, तो Iz की वैल्यू को भी दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक बार ट्राई कर लेना सारे, है ना। इसमें डेरिवेटिव आना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो कैसे मैं इसको इक्वेट करूं। ठीक है, Ix Iz Iy, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था कि बहुत ही आसान, है ना, जो मैंने क्लास में किया था ना सेंट्रोइड में, है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, अलग अलग सेक्शन का। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल का सेंट्रोइड पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड पॉइंट क्या लगेगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे। ठीक है, बस इतने भी हंसने वाली बात नहीं है। ये हो गया मेरे बॉडी का सेंटर पॉइंट, ये हो गया मेरे पास x, ये हो गया मेरे पास y। ये मेरे पास क्या होता है b/2 और ये मेरे पास क्या होता है h/2। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोबारा बताता हूँ, वो क्या कहता है, एक बार दोबारा ध्यान दो भाई। क्या बोल रहे थे बताओ। की बताते हैं दोबारा, इसमें भी समझ नहीं आया तो चुल्लू पर पानी लो बेटा, डूब के मत। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है b/2 और y बार क्या होता है h/2। ये फॉर्मूला ही है ना, याद ही कर लेना है आपको। अगर याद नहीं हुआ तो आप अपने भरोसे जा रहे हो पेपर देने। ठीक है, अगर ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी बेस कितना है b, पूरा हाइट कितना है h, सेंटर पॉइंट क्या करता है बिल्कुल के सेंटर पे। ये हो गया, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, है ना। अब इतना दिमाग तो आपके पास होना ही चाहिए कि सेंटर पॉइंट कैसे निकालूं रेक्टेंगल का, वही निकालना है बस। ठीक है, कि मैथ तो आपकी अच्छी है ही। अब देखो मेरे पास पैरेलल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कहता है कि सर मेरे पास अगर किसी भी सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, किसी भी सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना दिया हुआ है, तो पैरेलल में कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इसके लॉन्ग मेरे को निकालना है, तो फॉर्मूला होता है Im इसके लॉन्ग अननोन एक्सिस के लॉन्ग, ये वाला। ठीक है, ये मेरे पास Im, ये क्या होता है सेंटर का मूवमेंट ऑफ Ig प्लस में बॉडी का जो मास है इसका d का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें चारों रिलेशन थे, इन चारों में कौन कौन सही है। अब बहुत लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया था कि Ig की वैल्यू क्या और Im की वैल्यू क्या है ना। तो बहुत लोगों ने ये वाला मार्क कर दिया था, Ig इज इक्वल टू Im प्लस में a इंटू में d स्क्वायर, तो गलत है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कर देते हो ऐसी गलतियां कभी कभार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, पहली बात क्या है, वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो यहाँ पे मास आएगा ना कि एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मास आएगा। अगर एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो यहाँ पे एरिया आता, है ना। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस IG, इसने IG की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। दिस इज द IG दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस, इसके बिल्कुल पैरेलल में एक्सिस जा रही है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, दैट इज Im। तो ये क्या है Im, क्योंकि IG की वैल्यू तो मेरे को पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक बार थोड़ा रेक्टेंगल कर लेता हूं, जैसे ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होती है, कितना होती है बताओ। रेक्टेंगल है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का लॉन्ग कितना होगा, b d होगा, और तुम तो खत्म ही हो गए बिल्कुल। बताओ इसका लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रेक्टेंगल का, h/2 h/2। अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं मैं, सेंट्रोइड नहीं पूछ रहा। बताओ क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
कहाँ जा रहे हो भाई? पानी वानी पहली पी लिया करो। लास्ट बंदा जा रहा है जो पानी पीने, 2 घंटे क्लास में कोई पानी पीने कोई बाथरूम नहीं जाएगा। ठीक है, बताओ बताओ क्या होगा रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के लॉन्ग? ये लो भाई, ये बेस है और ये हाइट है। अब बताओ। हाँ बोलो। h/2 और h/2 का स्क्वायर, शाबाश। और बताओ h/2 का स्क्वायर प्लस इंटू मास प्लस, हाँ बीच की लाइन क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। क्या होगा? हाँ, इसका इनर्शिया क्या होगा इसका? किसी का नहीं बताऊंगा ना, इसका सेंटर के लॉन्ग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। तो क्या है कि bhq/3, बहुत बढ़िया, शाबाश। bhq/, देखो मैं एक छोटी सी बात आता हूँ, ठीक है, देखो ऑन ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात आता हूँ, देखो मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, मतलब लगभग 5 साल हो गए हैं, ठीक है, इस बार हो जाएंगे 5 साल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो मैं बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से, मजे लेते लेते, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मैं कभी ऐसे नहीं करता कि यार बंदे को मैं स्ट्रेस दूं ताकि बंदा पढ़े, ठीक है। ये आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोग पढ़ो तो भी अच्छा, नहीं पढ़ो तो भी अच्छा, मेरा बिल्कुल सेटल लाइफ, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट आएगा तब भी मैं अगले साल पढ़ाऊंगा, आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा तब भी मैं अगले साल पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को पढ़ाना है। ये आप लोगों का निर्णय कि आप लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं आपको फॉर्मूला शीट भेजूं, मैं 10 तरह की बातें बोलूं कि बच्चा याद हुआ कि हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, मैं 10 बार पूछूं। मेरा काम है एक बार पढ़ा देना, फिर पूछना कुछ डाउट होता है तो नहीं, उसके बाद भी अगर नहीं हो रही चीजें तो मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। आई एम अवेलेबल थ्रू व्हाट्सएप और इवन द फोन कॉल। still you are not accessing this feature, then this is fault from your side, ठीक है। अगर तुम्हें सेंटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक याद नहीं हुआ bhq/12 सेंटर के अलॉन्ग, तो बहुत ही बेकार स्थिति है आप लोगों की, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ये सब आपकी गलती है, मैं तो, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे बस, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो, हाँ डी बोल दो। देखो मैं, बहुत ही आसान होता है, देखो जिस एक्सिस को कट करते हैं ना, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ये मैं एक्स के लॉन्ग के एक्सिस को कट कर रहा हूँ, जिसको मैं कट करता हूँ उसका क्या आता है, क्यूब। तो क्या है, BH क्यूब। इसको बस 12 से डिवाइड कर दो तो BH क्यूब कितना आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे सेंटर के अलॉन्ग, इसके एक्स के अलॉन्ग निकालनी है मोमेंट ऑफ, क्या लगूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, याद होना चाहिए। बताओ क्या आएगा इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BH क्यूब अपॉन 12, तो बच्चे दिया ही हुआ है इसके अलॉन्ग 3, इसके अलॉन्ग आएगा BH/3, ठीक है। पेपर में बोलता बताओ इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, दैट इज BH/12 अपॉन में BH/3, आंसर आएगा 1/4, ठीक है। हाँ 1:4 आएगा रेशो, अगर रेशो पूछे तो आएगा 1:4, ठीक है। तो ये होगा रेशो, है ना। बाकी कराया मैंने क्वेश्चन, तो दोबारा कराने की जरूरत है नहीं, पहले बार बार क्या लगाना एक चीज, ठीक है। ये है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, है ना, ठीक ही है, वैसे कुछ पूछना होगा नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, आपके पेपर में पूछा गया है। देखो इसमें पूछा गया है, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल देन इट इज नोन एज, ठीक है। अब देखो रिजिड बॉडी की मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी क्लास में, अ बॉडी व्हिच कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज दैट इज नोन एज अ रिजिड बॉडी, है ना। लेकिन अब ये तो आया नहीं इसकी डेफिनेशन, इससे तो अलग पूछ लिया। अब क्या पूछा है सर इसने तो डिफॉर्मेशन की बात ही नहीं करी विपिन, है ना। इसने पूछा रिलेटिव मोशन, क्या पूछा, रिलेटिव मोशन। इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल देन इट इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये मेरे पास मान लो एक बॉडी है, क्या है, बॉडी है। ये मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है मेरे पास पॉइंट ए और एक है मेरे पास पॉइंट बी। क्या है मेरे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ये कह रहा है कि सर मेरे पास 2 पॉइंट है, एक होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन दी वेरियस पॉइंट्स। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो क्या आप लोग देखो, सारे इधर देखो सामने, अगर मान लो आप लोग रेस्ट पे हो, ऐसे बैठे हुए हो और मैं चल रहा हूँ, तो मैं कहूंगा आपके रिस्पेक्ट में मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
या फिर आप लोग, मैं खड़ा हूं और आप लोग चल रहे हो, तो मैं कहूंगा मेरे रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे मान लो आप कभी घूमने गए है ना, तो आप गाड़ी पे घूम रहे हो है ना, मतलब आपकी जो स्पीड है वो, ट्रेन में घूम रहे हो आप है ना, तो आप कहते हो कि पेड़ के रिस्पेक्ट में मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। आपको लगता है कि पेड़ बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहे हैं, पेड़ नहीं जा रहे पीछे की तरफ, आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहे हो, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आप मूव कर रहे हो। ठीक है, अब आता है रिलेटिव मोशन है ना, इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब देखो इसमें क्या होता है, सारे पॉइंट्स फिक्स होते हैं, एक पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन पता करना है मेरे को। ठीक है, अब देखो ये अगर बॉडी मूव करेगी तो सेम स्पीड से मूव करेगी है ना। जैसे मान लो क्या है, ये मान लो मेरे पास क्या है, एक कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसके ऊपर कुछ भी हुए दो पॉइंट्स, उनकी स्पीड भी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड होगी है ना। इसी पे मैंने ये वाला रिमोट रख दिया ऐसे, तो अगर ये 50 से जा रहा है तो ये भी किसे जाएगा, 50 मीटर पर। अब देखो ये दोनों पॉइंट है दो, ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये दोनों एक ही बॉडी पे हैं। ठीक है, अब ये किसी के रिस्पेक्ट में एक स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, वही होगी जो है, इसलिए इन दोनों का रिलेटिव मोशन क्या है, नेग्लिजिबल। मतलब दोनों की स्पीड क्या बराबर, अगर ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी कितने जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड से। जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, बराबर है। इस तरह केस को क्या कहते हैं कि सर जो स्पीड है वो क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये कंसेप्ट बनता है इसमें, रिलेटिव मोशन। तो रिजिड बॉडी का यार ये भी एक बार ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है कि अगर रिजल्टेंट दो फोर्स का इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा उसके बीच का एंगल, एंगल होगा 120 डिग्री। एक बार कर भी देता हूं मैं। ठीक है, अगर दोनों फोर्स बराबर है, लगाओ पहला एक्सिस थ्योरम, F1 प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 cos थीटा, रिजल्टेंट क्या होगा, F1 स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर 2 स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 2F स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, माइनस F स्क्वायर, ऐड कर दो, थीटा की वैल्यू होगी -1/2। और जब मैंने पढ़ाना शुरू करा ना पहले पहले, तो बच्चे पूछते थे सर cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो ये 120 कैसे आया। ठीक है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो cos। ठीक है, सेम अगर कोई पूछे tan अल्फा की वैल्यू, तो tan अल्फा की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, F1 F2 क्या होगा ना, वो मेंशन करेगा। ठीक है, कि सर मेरा जो F1 है और F2 है वो क्या है। ठीक है, F1 हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली फोर्स होता है, जो क्या लगता है, हॉरिजॉन्टल पे लगता है। ठीक है, तो हमेशा बोलेगा कि 30 डिग्री इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, 30 डिग्री इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। अब ये 5, तो दूसरा वाला कितना बचा, ये वाला 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है बिटवीन टू फोर्सेस 5 एंड 10, तो पहला वाला फोर्स हमेशा F1 होगा। ठीक है, ये वाली बात है। एक मिनट रुक जाओ बस, इसके बाद क्वेश्चन मुश्किल है। एक इंपल्स करके क्वेश्चन था, क्या था, इंपल्स इज चेंज इन। ठीक है, एक छोटी चीज देख लो, कह रहे L इज अ स्पैन लेंथ ऑफ अ लाइट सस्पेंशन ब्रिज whose cable carries total weight W and the central dip is Y, the horizontal pull at each support। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मान लो मेरे पास एक केबल है, ठीक है, ये दो सपोर्ट से फिक्स है, कह रहा है इफ अ स्पैन लेंथ ऑफ अ लाइट सस्पेंशन ब्रिज whose each cable carries total weight of W। ठीक है, ये कितना वेट कैरी कर रही है, W। ठीक है, कह रहा है कि एंड द सेंट्रल डिप इज वाई, जो डिप है ना, डिप इसे कहते हैं सेंट्रल डिप, यहाँ पे जो डिप है वो कितना है, वाई है। द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट। ठीक है, मेरे पास दो सपोर्ट हैं, ये वाले और ये वाले, तो पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुल कितना होगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुल कितना होगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी बहुत डेरिवेशन है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वो होता है हमेशा ओमेगा एल अपॉन 8। इसकी डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, वो आपके पेपर में आएगी नहीं, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल पुल होता है वो रिप्रेजेंट होता है ओमेगा एल बाय 8 वाई से। ठीक है, एक बार ये देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 21 में आया है पेपर में। ठीक है, सबसे ज्यादा
बेंड मतलब यहाँ हुआ है बिल्कुल, W/L/2। नहीं 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 नहीं, ये फोर्स की बात कर रहा है, ये फोर्स पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगा। ठीक है, ये फोर्स लग रही है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स है। वो पूछेगा आप क्या पूछ रहे हो कि यहाँ पे कितना लगा, तो निकालना पड़ेगा इसको। हाँ, डिफ्लेक्शन वाली केस है। का WL/2 कब होगा? WL/2 होगा खाली कब, किस केस में, ये बताओ। मिड पॉइंट पे होगा भाई, मिड पॉइंट पे ऐसा है तो WL/2। बाकी डेरिवेशन एक बार भेज देना कैसे है WL/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 8y होगा। ठीक है, देख लो, इसको लिखना है तो भाई यहाँ पे है WL/8y और सेंटर पे होगा WL/2y। ठीक है, ठीक है रजत। रजत ये है, तुम माधव। अरे यार, देखो ये है, मान लो मेरे पास दो सपोर्ट है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दो खंबे हैं, उसके बीच में तार जा रही है ऐसे, तो यही वो तार है जो ऐसे जा रही है। तो पूछ रहा है कि ये जो है ना दो सपोर्ट्स पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है ना शिवम, यही है ना आकाश, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, हो जाता है एक बार। बस तुमने अगर मेरे को अपना नाम याद करवा दिया ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यही चैलेंज है तुम्हारा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मान लो मेरे पास केबल है, ये दो सपोर्ट पे जा रही है। पूछ रहा है कि सर यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, है ना। अब कोई चीज बंधी है तो उस पर टेंशन तो लगेगा ना, ये वाला T और T। तो बताओ इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, बस उस टेंशन की वैल्यू बताओ, हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगा यहाँ पे। और आकाश ने बता दिया कि सेंटर पे सर ये होगा ω/2y। बाकी डेरिवेशन ही भेज देंगे एक बार। ठीक है, इसको देखना है तो देख भाई, छापना है तो छाप लो, क्योंकि फिर PYQ में दूंगा नहीं, यही है जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। द फोर्स एक्टिंग सही है तो। ठीक है, और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में? मेरा तो बढ़िया चल रहा है बिल्कुल चकाचक। सवाल वाल हो रहे हैं तुम लोगों से? नहीं हो रहे? कुछ केस होते हैं जिसमें साथ मोशन के साथ भी लग सकता है। साइकिल वाला हो गया। नहीं, हाँ, हम बॉडी को पीछे कर रहे हैं तो फिर आगे की तरफ लगेगा बिल्कुल। तुम करना तो समझ में आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी ना बताते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम साइकिल मूव करते हैं ना, तो हमारा फोर्स बैकवर्ड की तरफ लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की आगे की तरफ लगेगा, बस ये कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, ये वाली बात है। उसकी बात नहीं होती ना, बॉडी काम की बॉडी मोशन नहीं देखना, रिलेटिव मोशन देखना। हाँ सही है। सही तो हो गई। अब हो गया। कल टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, 60 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले रखिएगा, क्योंकि 4 टेस्ट देने के बाद फिर 5 लोग। कल 4 टेस्ट है आप लोगों के। रोज जीवन का मजा लो फिर, 4 टेस्ट हो रहे हैं तो। कौन से वीडियो में? कौन कौन सी बातें बोल देते यार तुम बीच बीच में, यार हद हाल है। देखो, अरे द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ नेचर मीटर की पावर 4। देखो ये वाला क्वेश्चन था जो मैं पूछ रहा था। देखो भाई ध्यान से, BH3/12 BH3/3, है ना। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आया IPL 2021 में, देखो आया हुआ ही है ना। क्वेश्चन नंबर 7 IPL 2021 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। ठीक है, यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BH3/12। याद करना ही है, हर सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना ही चाहिए, तभी आप किसी पैरेलल के अलॉन्ग निकाल पाओगे। ठीक है, बेस के अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये मैंने कैलकुलेट किया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास हो रहा है,
प्लस जो भी एरिया है, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका, ये क्या हुआ bh क्यूब बाय 12। देखो ध्यान से, ix की वैल्यू क्या है, bx क्यूब बाय 12। अब बहुत बार कहते हैं सर क्यूब क्यूब किस में है क्यूब, तो देखो ये b है, ये h है। देखो मेरी x एक्सिस किसको कट कर रही है, h को कट रही है, ठीक है। तो जिसको कट कर रही है उसका क्या आएगा, क्यूब, bh क्यूब बाय 12। ये तरीका होता है याद करने का, ठीक है। ix की वैल्यू है bh क्यूब बाय 12, एरिया क्या है, बेस इनटू हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो ध्यान से एक बार इधर देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज h बाय 2। तो कर दिया मैंने h बाय 2 का होल स्क्वायर, तो bh क्यूब बाय 12 bh क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ वही आया, देखो bh क्यूब बाय 3 आया बेस, ठीक है। रेशो क्या आएगा, ix की वैल्यू है bh क्यूब बाय 12, bh क्यूब बाय 3, 1/4, ठीक है। किसी को दिक्कत, ऐसी आप अगर आपको चेक करना है ट्रायंगल का, ठीक है, तो ट्रायंगल का क्या होता है, bh क्यूब बाय 36, शाबाश। बेस के अलॉन्ग कितना होता है, bh क्यूब बाय 12, इसके अलॉन्ग क्या होता है, bh क्यूब बाय 12 नहीं होगा, बताओ 3 या 4, हाँ कुछ भी ले लो कुछ भी ले लो, विपिन के पिताजी की दुकान है, किसकी दुकान है वैसे, अरे कुछ सामान और मंगाना हो तो यार, तो हार्डवेयर क्या मिलता है उसमें ये विपिन बढ़िया बंदा, लिया है यार, वो रैंक लिया है, विश्वास है मुझे। नाम याद हो गया देखो। तो ये डायग्राम है स्पेस डायग्राम, ठीक है। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पढ़वाई थी आप लोगों से, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होती है ना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपके पास, ये मान लो मेरे पास ब्लॉक है एक, क्या है, ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें 4 बातें होती हैं, क्या सर, सर एक लाइन ऑफ एक्शन, बहुत बढ़िया, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, फोर्स की सेंस क्या है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये 5 बातें देखी थी। इस डायग्राम को जो सारी चीजें बताएं उसे कहते हैं स्पेस डायग्राम, ठीक है। द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेस डायग्राम, ठीक है। क्या मोशन वाले में, मोशन वाले मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, ये बेस्ड है रिलेटिव मोशन पे, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, 2 ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सब कुछ मैं करा दूंगा क्या, एसी बंद कर देता हूँ। हाँ सही में यहाँ ठंड लग तो रही है। कौन सी कंपनी में हो, क्या बनाती है, ट्रैक्टर, बढ़िया बढ़िया, बहुत कुछ बनाया थी यार, मेरे काम में कुछ है नहीं, लेकिन क्या कर सकते। अच्छा, कहाँ पे कंपनी, बहुत दूर है तो, पढ़ ले क्वेश्चन, जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो तो पढ़ भी लो यार। विपिन बताया क्या समझ में आया, बताओ विपिन। अरे बताओ क्या समझ में आया भाई क्वेश्चन पढ़ के। जब मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे ना मेरे को 10वीं तक, तो मैं अभी ऐसे ही बोला करता था, पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ पिताजी, पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे तक मैं क्वेश्चन ही पढ़ता रहता था। बहुत बढ़िया, देखो कह रहा है मेरे पास एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे, है ना। जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी 50 की स्पीड पे जा रही है, कभी 100 की स्पीड पे जा रही है, लेकिन कभी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लिया मैंने, है ना। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरे पास स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो कहाँ जा रही है, मूविंग इन द ईस्ट, ये हो गई मेरी ईस्ट, ठीक है। एंड बी इज ट्रेवलिंग 8 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एक और मेरे पास शिप है जो कहाँ जा रही है, 8 किलोमीटर पर आवर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए,
इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो पहले तो ये इसका हाइपोटेन्यूज निकालो, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वही इसका आंसर होगा बी और ए के रिस्पेक्ट। हाँ ये क्वेश्चन तुमने सिंपल पढ़ लिया फिजिक्स में? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया आप लोगों का। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो था वो हो गया। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बताता है हमको? एक हाँ क्या बताता है? एक करके बताओ। आकाश को तो पता, आप बताओ जरा, मैकेनिकल है ना तुम्हारी, बताओ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी बिल्कुल पीछे जो कि हैलो में रहता है। हाँ जिस रेट से वो अपने वेट को रिटेन करेगा इलास्टिसिटी पूरा तो बोलने दिया ही वो भी नहीं बोलने देती होगी। चलो भाई देखो ध्यान से। अरे मैं परेशान लग रहा हूं? मैं क्या बात कर रहे हो भाई? देखो ध्यान से, ऐसी बात नहीं यार, मैं मस्त चला छुट्टी में ही आना पड़ रहा है, बस ये दिक्कत है इसलिए। चलो देखो ध्यान से, क्या रहा है कि मेरे पास देखो, ये मेरे पास क्या होती है, आपने जब बड़े बड़े घरों में जाते हैं ना, बड़े बड़े घरों में तो वे ऐसी वाली घड़ी रखते हैं, वो ऐसी वाली घड़ी रखते हैं। ये घड़ी होती है, यहाँ मस्त ऐसे बॉब लगा होता है और ये ऐसे मूव कर रही होती है ना, पेंडुलम, ठीक है। तो बड़ी जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, वो ये सब रखते हैं शोभा के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेरा बॉब होता है यहाँ से यहाँ से मूव करता है, 1 2 1 2, ठीक है। ये जितना समय लेता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आने में पूरा, इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड है ऑफ द ऑसिलेशन। ये किसके बराबर होता है? 2 पाई ब्रैकेट में L बाय G। अब सर L क्या है? L इज डिफाइंड एज दी दिस लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, कि जो मेरा लेंथ है वो कितना है, जो तार है कितनी लंबी है, और किस पे है? G पे। तो देखो मेरा जो पूरा टाइम है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे बस। G की वैल्यू क्या है? फिक्स। अब पूछ रहा है कि हाँ बिल्कुल, यहां से लेके यहां तक जहां से अटैच है। अब कह रहा है टू डबल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ सिंपल पेंडुलम। अब मुझे टी को करना है डबल। क्या करना है? डबल। तो इस टी को डबल करना है मतलब 2 टाइम्स करना है। तो पहले देखो, अगर मैं 2 पाई को हटा दूं, 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो 2 पाई क्या है सर? कांस्टेंट। तो टी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? L बाय G के रूट पे, ठीक है। स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो टी स्क्वायर आ गया L बाय G। तो क्या करना है मेरे को? इसको डबल करना है, तो लेंथ को कितना करना पड़ेगा बताओ? 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि रूट में है ना चीज। अगर इसको डबल करना है तो लेंथ को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रपल। लेंथ क्या हो जाएगी? क्वाड्रपल हो जाएगी, टू इंक्रीज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। एक छोटा सा सवाल आता है इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया, कि मान लो मेरे पास अगर ये जो बॉब है ये 5 kg की है, इसको मैं 50 kg कर दूं, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा टाइम पे? है ना, पड़ेगा ना? पड़ेगा बिल्कुल। सारे मानते हो ना? बिल्कुल पड़ेगा ना? और बताओ, सिंपल पेंडुलम पे एक बार बॉब का जो मास है 5 kg है, एक केस, दूसरा केस है 50 kg, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा कुछ? बहुत बढ़िया। कौन कौन हाँ कह रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। एक। कौन कौन ना कह रहे हैं? नहीं करेगा सर? 2 एक। बाकी सारे क्या कह रहे हैं? हाँ तो बढ़ेगा। मास बढ़ाया तो पहले 5 था फिर 50 कर दिया, क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे वाह क्या बात, ये बात देखो, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है। आपका मास कुछ भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल, ये ऑब्जर्वेशन बहुत बार आती है कि इफ द मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, बाय थ्राइस, बाय 4 टाइम्स, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन? इट रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है प्रीतम। लिखना है तो लिख लो वैसे। और अगर भी ये हाफ हो जाता तो क्या हाफ द पीरियड ऑफ इसको हाफ करना है तो फिर इसको बढ़ा दो, ये दुगनी मतलब चेक कर लो कैसे होगा। तो फिर वो 2 गुना बढ़ानी पड़ेगी लेंथ। तुमको तो समझ में आता ही होगा विपिन। तुम जब बीटेक में तो पढ़ाने लग जाना, ठीक है। आपके जो टीचरों की आवश्यकता है, बच्चों का भविष्य तो खराब करना है। बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ से आते हो विपिन तुम? नजफगढ़ से? अरे यार बहुत दूर है तो। और पांडे जी आप? संत नगर बुराड़ी। कोई जहांगीरपुरी से नहीं आता क्या? केवल पार्क। पैसा वाला आदमी है भाई। घर 2 हैं। देखो ध्यान से भाई, मेरे पास एक बोला है। अरे मजाक सिर्फ मेरे, मजाक मुझसे मजाक मत करो भाई। मान लो मेरे पास एक पैराबोला है, ठीक है। अरे एक पैराबोला शेप फिगर है, इसका सेंट्रोइड पॉइंट बताना है। क्या बताना है? थोड़ा ध्यान से। सेंट्रोइड पॉइंट, ठीक है। तो सेंट्रोइड पॉइंट क्या होता है बेसिकली? ये मेरे पास डिस्टेंस होता है एक्स बार, दैट इज 3a/4, और ये मेरे पास वाई बार होता है 3a/10। ये याद करना है आपको सबका, है ना। अब देखो इसने अगर ऐसे दिया है 3a/4 3b/10, मुझे क्या निकालना है? मेरे को निकालना है यहाँ से ये वाला पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? तो पूरे a से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास a है, इसको इससे माइनस कर दो, तो क्या होगा? जो भी आएगा वो क्या होगा? एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसने पूछा क्या है? पैराबोला फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ये पूछा है मात्र, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3b/10। ये क्या होगा? 3b/, क्या इतने में ही खत्म हो गया। जैसे मान लो मेरे पास एक पैराबोला है, ये मेरे पास इसका एक्स बार होता है, ये मेरे पास इसका वाई बार होता है। अब इसमें इस क्वेश्चन में अगर एक्स बार निकालना हो, इस क्वेश्चन में अगर एक्स बार निकालना हो, एक्स बार क्या होता है? ओरिजिन से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास? अगर ये कुल ए है, उसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या होगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने करके दिखाया। एक्स बार की वैल्यू क्या है? कुल है ए, उसमें से ये माइनस कर दो 3a/4, तो आ जाएगा a/, वाई बार हमेशा सेम होता है, दैट इज 3b/10, ठीक है। तो ऐसी पैराबोला, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ठीक है, इलिप्स, इन सब का आपको सेंट्रोइड पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंट्रोइड पॉइंट याद है तो अगर वो शिफ्ट भी करता है, जैसे ये जो इमेज है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्लिप है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, सवाल बताने बंद, सवाल बताने बंद तुम्हारी तरफ से। लिख लिया होगा भी आपने तो, तेज आदमी है भाई। चलो कोई लिख नहीं रहा तो पलटू। अरे 25 क्वेश्चन तक जाना है यार। भाई बट डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 3b/10, जैसे bh3/12 होता है ना, ऐसे इसका फॉर्मूला 3b/10। अगर मान लो ये शिफ्ट हो गया, जैसे ये ऐसे है, ये शिफ्ट हो गया, तो जो भी उसको ऐड कर दो। मान लो ये मेरे पास पैराबोला की शेप है, ये ऐसे हो गई, ठीक है। ये मेरे पास 3b/10 होता है, इसमें ये वाला टर्म ऐड कर दो, जो भी आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 7, ठीक है। एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग का पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पक्का पक्का। कौन सा कॉलेज है आपका? अभी पास आउट हो गया, परस्यूइंग हो?
फिर तो आपको अच्छी से मेहनत करनी चाहिए यार, है ना। मतलब जो भाई जो जो पास आउट है वो तो यार 5 दिन का समय अच्छे से दो यार, मन लगा के पढ़ाई करो, है ना। अगर नहीं कर पा रहे तो यार दिक्कत वाली बात है ना। एक छोटी चीज बता दूं तब तक, हाँ देखो तब तक भाई, देखते रहो। अरे दिख नहीं रहा, देखो ये तुम लोग मेरी वीडियो देखते नहीं होगा यूट्यूब पे, आज देख लेना यार, उस पे कमेंट वमेंट कर देना बढ़िया से। सर रिप्लाई नहीं आता। सर रिप्लाई किया है सर, आप बिल्कुल सरकार में लेकिन आपसे पढ़ा। देखो देखो ये आप लोग अभी स्टेज पे हो गए, आपको लग रहा हो कि नहीं होगा, लेकिन होगा, ठीक है। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द वर्क, चेंज द वे ऑफ द पैटर्न, ठीक है, नॉट द गोल। ऐसा नहीं कि भाई लीड का पेपर मुझसे होगा ही नहीं, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ छाड़ के त्याग करके फिर जॉब कहीं चले गए। थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर अनेबल टू वर्क, चेंज द प्लान, है ना। प्लान बना लिया करो सुबह सुबह उठ के। देखो सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है आपको, ठीक है, जो मेरी तरफ से हो ही गया है, ठीक है। फिर जितनी बार सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा वो करना है, ठीक है। उसके बाद जितने क्वेश्चन करो पहले सॉल्व एग्जाम्पल पहले करा करो, ठीक है। अब सॉल्व कौन कौन से हैं, जो जो आपको टेस्ट सीरीज दे दी है ना, या जो जो आपको बुक है आपके पास, उससे पहले ना क्वेश्चन लगा लो सॉल्व। उससे क्या होता है, कंसेप्ट में क्लैरिटी आती है। ऐसा नहीं कि भाई हम क्या करें, सीधा हमने बुक लोड उठा ली, उसमें कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल ही नहीं है, जो आंसर है वो गलत है, दिमाग खराब होता है खाली, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पहले एक ऑथेंटिक बुक या फिर कोई ऐसी क्वेश्चन या फिर कोई ऐसी सीरीज है आपके पास जिसमें बिल्कुल सॉल्व है, कि भाई लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व है, बस सॉल्व एग्जांपल करो, ज्यादा लोड लेना ही नहीं। 20 क्वेश्चन करो आराम से कंसेप्ट बेस पे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, इस पे बेस पे, ठीक है, ऐसे करो मात्र, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दो, जैसे आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल बीच में दे रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ से फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं, तो कम से कम 4 5 बार ना करो आराम से बैठ के, तब कुछ होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन है, अगर मूवमेंट आ रहा है तो मूवमेंट से क्या सवाल आ रहे हैं। मूवमेंट से सिर्फ एक सवाल आता है, मूवमेंट एट पॉइंट आर। मूवमेंट से क्या सवाल आता है, कपल। मूवमेंट से क्या सवाल आता है, हिंज सपोर्ट फिक्स सपोर्ट। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से क्या पूछता है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, खत्म, ठीक है। अगर चैप्टर 2 की बात करूं तो उसमें से रिजल्टेंट पूछता है कि रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला है f1 स्क्वायर प्लस में f2 स्क्वायर प्लस में 2f1 f2 cos थीटा। क्या आता है, लैमिस थ्योरम, कि मेरे पास 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स है, किसी बॉडी पर लग रही है, तो बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा उसके साइन ऑफ द एंगल के। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, 3, है ना। तो जो हमने पढ़ा है लैमिस थ्योरम में, उसने कहा है कि मिनिमम 3 चाहिए होगी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। और वो कौन सी होगी 3 फोर्सेस, वो होगी कोप्लेनर भी और कॉन्करेंट भी, मतलब एक ही प्लेन होगा, पॉइंट भी एक ही होगा, उसे कहते हैं हम कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। सो अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो बॉडी कोप्लेनर होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, कॉन्करेंट, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़िया, एक मिनट रुक जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है क्वाड्रेंट की, ये होती है 0.4 टाइम्स ऑफ आर, ये होती है 0.4 टाइम्स ऑफ आर, ये होता है 0.6 टाइम्स ऑफ आर, खत्म, ठीक है। बस हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखो मैं लास्ट टाइम करा दिया था, ठीक है, 2 3 बार करा दिया ना, इतनी बार नहीं कराना चाहिए ना ऐसे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से करता हूँ यार, आप लोग थोड़ा डिप्लोमा के विद्यार्थी हो ना, बस बता देता हूँ, किसी का छूटा होगा। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास क्या ये ऐसी एक बीम दे रखी है, उस पे ना लोड है। अब जो लोड है वो कैसे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सबसे पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जो भी यूडीएल है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि यूडीएल था, इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, 16 न्यूटन। फिगर में यहाँ आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट लोड। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ध्यान से, ये कितना है, 2 टन्स पर मीटर, कितना है, 2 टन्स पर मीटर। अब कुल लंबाई कितनी है, 8 मीटर। 1 मीटर में कितने टन है, 2, 8 मीटर में कितने होंगे, लिखा है 2 टन्स पर मीटर। 1 मीटर में कितने टन, 2, तो 8 मीटर में कितने टन सर, 16 टन, ठीक है। तो बस नॉर्मल है मैथ, ये हो गई 16 टन। अब सर इसको प्लेस कहाँ करें 16 न्यूटन को, तो बिल्कुल सेंटर में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये सर यहां से दूरी कितनी, 4 मीटर, और यहां से दूरी कितनी सर, 4 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना, ठीक है।
अब देखो यहाँ से दूरी कितनी है 2 मीटर, ये दूरी कितनी है 2 मीटर, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 5 टन, और भी कोई फोर्स लग रही है, ये इसकी वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो बस ये लगानी है। यहाँ रिएक्शन लग रहा है खाली, जो भी रिएक्शन लग रहा है ए पे है और जो भी रिएक्शन लग रहा है बी पे, निकाल दो। ठीक है, कैसे करेंगे हम, निकालेंगे वर्टिकल फोर्स को 0 से इक्वेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 से इक्वेट करेंगे और मूवमेंट निकालेंगे। देखो मैंने यही किया है, वर्टिकल फोर्स को 0 से इक्वेट किया, मेरे पास इक्वेशन आई, मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 से इक्वेट किया, मेरे पास ये टर्म आई, फिर मूवमेंट निकाल दिया। ठीक है, तो कर रहा रखा है एक बार, ठीक है, कराने की जरूरत नहीं लगती। एक बार भाई किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो एक बार, ठीक है, या कराऊं? चलो बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखो मेरे पास फोर्स टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, तो फोर्स टाइम ग्राफ को देता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये तो हटा दो यार, ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, ये समझ ही नहीं आया। देखो पहले वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें एक चीज और बतानी है। कह रहे कि मेरे पास एक वेटेड डब्लू, वो सस्पेंड कर रहा है फ्री एंड ऑफ अ लाइट मेंबर हिंज टू अ वर्टिकल वॉल, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द मेंबर विद द अपर वॉल। ये मेरे पास एंगल है थीटा। द फोर्स इंट्रोड्यूस इन दिस मेंबर, इसमें कितना फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, दैट इज एफ, है ना। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। एफ को यहाँ रिजोल्व कर दो, क्या होगा, एफ कॉस थीटा, यहाँ रिजोल्व क्या होगा, एफ साइन थीटा। वर्टिकल फोर्स को 0 से इक्वेट कर दो, क्यों सर, W भी यहाँ है और ये भी यहाँ है, मेरे को W ही चाहिए, इसलिए मैंने वर्टिकल फोर्स से इक्वेट किया। ठीक है, वर्टिकल फोर्स को 0 से इक्वेट कर दो, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू में W। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ लाओगे तो क्या होगा, सेक थीटा। तो कितना फोर्स लगेगा सर, एफ इज इक्वल टू में W सेक थीटा। ठीक है, अब मान लो कभी कभी जो है ना इस थीटा को चेंज कर दे, है ना, ये है, इस थीटा को यहां लिया है। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स है एफ, देखना जरा ध्यान से, दोनों लिख भी लेना, पहले थीटा यहां बन रहा था, अब ये थीटा यहां बन रहा है। ठीक है, तो क्या फोर्स होगी, तो सर ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, एफ कॉस थीटा, ये किससे रिप्लेस होगा, एफ साइन थीटा। यहां नीचे क्या है, डब्ल्यू। देखो पहले यहाँ कितना था, कॉस, अब कितना हो गया साइन, अब जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डब्ल्यू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो बैच वन वाले ऐसे कहते हैं सर, ऊपर थीटा है तो सेक, नीचे थीटा है तो कोसेक। ठीक है, लेकिन आप लोग सॉल्व ही कर लेना, याद क्या करना, इतना इतना भी याद नहीं करना चाहिए, ठीक है, आदमी को दिमाग खराब होता है। ठीक है, छाप लो एक बार कि थीटा कहां बनेगा, हमेशा देखना कि थीटा कहां बन रहा है भाई। अगर कह रहा है थीटा अपर वॉल पे है तो सेक थीटा आएगा, अगर कह रहा है थीटा लोअर वॉल पे है तो कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, तो थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बच्चे क्या करते हैं, अरे कोसेक थीटा मार के आते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा पेपर गया सर, आ जाएगी रैंक 1। ऐसे नहीं चलता। बढ़िया लाइट लगवाई है, क्योंकि तुमने पिछली बार फोटो अच्छी नहीं खींची थी। ठीक है, बिल्कुल दिखाओ जरा, बेस चेक चेक कर लेता हूँ। अरे यार, क्या यार सर ऐसे जीसीसी 4 के नाम से बैट होता है, सब देखा मांग लिया ना। लैपटॉप लेके आना पड़ेगा। सर ऐसे आपने लिनक्स का यूज किया है कुछ इन योर एंटायर लाइफ, लिनक्स क्या लिनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, ऐसे आपको पता होगा क्या होगा, क्या होता है उस पे, लिनक्स पे हाँ सर, क्या होता है, लिनक्स बोलो लाइनक्स भी होता है, क्या होता है उसमें, कमांड बेस्ड है वो, कुछ नहीं कमांड बेस्ड है, तो कमांड डालते हैं फिर कुछ होता है, यूआई है, उसमें भी यूआई है, जिसका यूआई। यूजफुल है। अच्छा 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 अच्छा।
सही है भाई, तुम लोग को एक वर्कशॉप करवाते हैं एथिकल हैकिंग की, उसमें तुम कुछ सीख लेते हो, तो अब तुम्हें लगता है कि अब मैं एथिकल हैकिंग वर्कशॉप तो कॉलेज वाली होगी। आपके साथ ड्यूटी वाला आ जाओ कभी भी, संडे को शनिवार को रहता हूँ खाली। है, ऐसे नहीं ड्यूटी बुलाना चाहिए। आपकी पार्टी बाकी है सर अभी। किस बात की? सर आपसे बात है। Reason may be justified after that. क्या? अरे तो आपके आने से पहले लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा नहीं होगा शायद, लगा हुआ था ये तो। कितना टाइम हो गया? जो पिछले साल 2022 के ऊपर हुआ था ना, जब मई जून जुलाई, जब सारे बच्चे खत्म हो गए, जब बैच खत्म हो गया, तभी लेके आए थे हम। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इसी पे रिकॉर्ड क्या क्या बुलाया नहीं इसमें? अच्छा हाँ, रह गया होगा, कोई नहीं, रिजल्ट जब आएगा तो बुला लेंगे, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल इसी पे तुम्हारी फोटो होगी, ऐसे यहाँ लिखा रहेगा रैंक। तो फिर तुम्हें बताओगे कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, श्रेयस सर ने मेरा बहुत साथ दिया, श्रेयस सर ने मेरे को बहुत मेहनत कराई, श्रेयस सर ने ये, श्रेयस सर श्रेयस सर श्रेयस श्रेयस सर श्रेयस सर श्रेयस सर मतलब मैं अपनी सारी मेहनत का जो धन्यवाद है वो श्रेयस सर को देना चाहता हूँ। श्रेयस सर का आशीर्वाद था इसलिए मेरी रैंक आई, श्रेयस सर के बिना कुछ नहीं होता। श्रेयस सर श्रेयस श्रेयस सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना भी सच नहीं बोलना होता, ठीक है। तो ये सारी बातें बोलोगे आप तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम बस। क्या बोलो? अब तुम्हें वो अब तुम्हें वो कुछ बोलने नहीं दे रही तो तुम क्या बोलोगे? चलो भाई देखो भाई देखो भाई, मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक फिजिक्स में पढ़ाएंगे आप, लेकिन दो तरीके कंडीशन, एक होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इक्विलिब्रियम और नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो ये होता है व्हेन द बॉडी इज एट द स्टेबल कंडीशन, ठीक है। दो ग्राफ होते हैं, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब मान लो क्या है, मेरे पास कोई भी बॉल है, वो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो अगर वो स्टेबल होगा, ठीक है, उसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन आए, कुछ भी मूवमेंट आए, बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो पूछा है इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्टेबल, मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो पोजीशन क्या होगी? स्टेबल। देखो यहाँ इतना मूव कर जाए, इतना मूव कर जाए, बॉडी क्या रहेगी? स्टेबल। लेकिन अगर बॉल मैं यहाँ रख दूं, बिल्कुल इसके टिप पे, हल्की सी फोर्स यहाँ लगी, बॉडी क्या आ जाएगी? नीचे। हल्की सी फोर्स यहाँ लगी, बॉडी किस पे आ जाएगी? इसे कहते हैं स्टेबल टर्म से क्या मतलब है? स्टेबल का टर्म मतलब होता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये देखिए ये बॉडी जो है ना इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये मूव नहीं कर रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर बॉडी में डिस्टरबेंस भी होता है तो बॉडी अपनी जगह पे ही आ जाएगी वापस। देखो अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं हल्का सा, तो बॉडी क्या करेगी? यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और बॉडी अपने आप दोबारा एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो एक कटोरी है, उससे बॉल आपने हल्की सी फोर्स लगा दी तो यूं 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 करते करते अपनी जगह पे ही आ जाएगी। तो देखिए बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो स्टेबल होगी। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि मेरे पास दो प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं 64 डिग्री से और 45 डिग्री से टू दी हॉरिजॉन्टल। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द अदर फॉर इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहले देख लेता हूं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो सारे, है ना। बाकी क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट में आया था, मैंने कराया भी था, ठीक है। मेरे पास दो प्रोजेक्शन है, एक एंगल है 45 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री। वो कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट इज 45 मीटर पर सेकेंड, कौन सा? 45। तो फर्स्ट कौन सा एंगल कितना है? 64, है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ये जो पहला है और ये जो पहला है वो क्या है? बराबर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब ये होता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? इसकी वेलोसिटी u2,
ठीक है, दो प्रोजेक्शन है, एक पॉइंट से किए गए हैं, एक की वेलोसिटी है 10, एक की वेलोसिटी आपको निकालनी है। पहला स्टेटमेंट ये है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब कह रहा है कि सर रेंज भी क्या है, बराबर। ठीक है, तो अगर रेंज ही बराबर है तो क्या होगा, दोनों की रेंज को बराबर कर दो, u1 sin 2 थीटा बाय g, u2 sin 2 थीटा बाय g। ठीक है, g से g कट गया। ठीक है, u1 की वैल्यू कितनी है सर, 10। अब सर थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, मैंने 60 ली है, इसने 64 दी है, 64 की वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है, नहीं पता ना, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एंगल 64 डिग्री, यहाँ पे मैंने 60 लिया है। इसके लिए आर्ग्यू मत क्या करो मेरे लिए कि सर 60 है, आपने 64 को ले लिया है ना। तो मैंने 60 ले लिया आराम से, क्योंकि मेरे को उसकी वैल्यू पता है। ठीक है, इसको इक्वेट किया, मेरे पास u2 की वैल्यू होगी 100√3/2, इसका रूट निकाला, मेरे पास आ गया 50√3। 50√3 का मतलब क्या होता है, 50 इंटू में 1.71, 9.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.71, √4 की वैल्यू होती है 2, और √5 की वैल्यू होती है √2 से अधिक। सारी याद होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा याद करके, मैंने देखो लीड भी दे दिया, गेट भी दे दिया, प्लेसमेंट भी हो गई। तुम लोग याद करो, मेरा तो हो गया सब, मैंने तो अपने समय से याद कर लिया था। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितने बार सवाल लगाओगे ना, उतना करो, कोशिश करा करो कि आप हर दिन में 50 सवाल तो जरूर लगाओ यार, है ना। अब वो समय आ गया है कि आप अगर 50 सवाल नहीं लगा रहे तो दिक्कत होगी। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैकेनिक्स के, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन मैथ के, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी कला रखो तब अच्छा रहेगा आपका। एक दिन में नहीं हो रहे, 2 दिन में करो, है ना। एक दिन 25 क्वेश्चन रीजनिंग, और ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन ही पूरे दिन में कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन मतलब 25 मिनट। ठीक है, वैसे तेज, बिल्कुल तेज। जब मैं गेट का पेपर दिया था तो मैं 100 क्वेश्चन करता था डेली। इस समय जनवरी में मेरा पेपर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो नहीं आता उस पर लगे हुए हैं, भाई जो नहीं आता उस पर समय लगेगा ही, जो मेरे को आता है ना। जैसे मान लो ये सब सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है, ये सारे सवाल करो, है ना। जो आते हैं उसको रिवाइज करो, उससे कंसेप्ट बिल्डअप करो, है ना, कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, किस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, किस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, सब कुछ। ईएससी का पेपर दिया था, लेकिन वो नाम मात्र दिया था, मैं खाली बैठ के पेपर दे के आया था, उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ, जब ईएससी हुआ ना, जब हमारे टाइम हुआ, तो उसने आईआरएम रेलवे ने अपनी सीटें विड्रॉ कर ली थी, तो हमारी इलेक्ट्रिकल की सीटें 30 से 35 बच गई। अब ना मैं इतना समझदार हूँ कि 30-35 में आ जाऊं, और ना मैं इतना पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने कहा हटाओ यार ये सब, मस्त पैकेज लेते हैं बढ़िया। इलेक्ट्रिकल। देखो एक छोटी सी बात और बतानी है। ठीक है, मान लो एक बात, ध्यान 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 देना भाई, पांडे तुम ध्यान देना, तुम प्रोजेक्टाइल में आए नहीं थे। देखो ये मेरे पास मोशन है, एट द मैक्सिमम पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। एक और बताओ, विपिन बताना, प्रोजेक्टाइल मोशन में ax की वैल्यू क्या होगी और ay की वैल्यू क्या होगी। ये रहा, in the projectile motion what will be the value of ax and the value of ay। बहुत बढ़िया, और ay, ठीक है। अच्छा, और ax आप बताओ, विनुआपुरी वाला लड़का, बिल्कुल उसके पीछे, ax और ay की वैल्यू क्या होगी। कोई नहीं, बराबर में ax और ay की वैल्यू, सिर्फ एक ही प्रोजेक्टाइल को देखो, ax और ay की वैल्यू क्या होगी। लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा 10 मिनट इसको खाली देखना, फिर देखना ही मत कभी, फिर फॉर्मूला याद करना। पीछे, आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ax की, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रीतम, ay की वैल्यू क्या होगी और ax की वैल्यू क्या होगी, क्या बात सहमत है इस बात से। बताओ, सोच तो लो, थोड़ा सोचो तो होगा,
सोचने से ही होगा। हाँ भाई क्या होगा? भाई क्या बोल रहे हैं? भाई बोल रहे मेरी शादी करा दो। शाबाश। ठीक है, AX देखो कितने मिक्स जवाब है इसके। एक कह रहे हैं AX 0, ये होगा -G। एक कह रहा है कि AX की वैल्यू होगी U cos थीटा, है ना, या sin थीटा होगी विपिन, और AY क्या होगा? एक कह रहा है ये, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो जो ये बोल रहे हैं वो सारे गलत है, ये वाला सही है। एक बात बताना, जब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें U cos थीटा कहां से आ गया? खाया पिया सब बराबर कर देते हो तुम लोग। एक बार ध्यान से देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सही में, सीरियसली। अगर 10 मिनट इसको पढ़ोगे तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट सब निकल जाएगा, नोट पॉइंट सब याद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टल मोशन मात्र आधे घंटे का चैप्टर रिवाइज करने के लिए। ये मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, लेट हो रहा है बहुत, जाना है, जल्दी कर लो यार। ये हो गया यू, बुला रखा है क्या तुम्हें फटाफट 4 बजे, जल्दी देखो। ये है मेरे पास थीटा, देखो थीटा क्या है? यू कॉस थीटा। ये क्या है? यू साइन। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो क्या ध्यान रखना है मेरे को, मैं सिर्फ इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, सिर्फ इस पॉइंट पे मैं आराम चेक लेता हूँ। मेरे पास ये ए है, मेरे पास ये बी है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है एक्स के लॉन्ग, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है वाई के लॉन्ग। तो पहले लिखो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग, वेलोसिटी वाई के लॉन्ग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, u होगा x के लॉन्ग भी सर, और u होगा सर y के लॉन्ग भी। तो मुझे बताओ x के लॉन्ग क्या वेलोसिटी है स्टार्टिंग में? u cos थीटा, ये हो गई u cos थीटा। y में क्या वेलोसिटी है सर? तुम लोग ये ऑफलाइन बैच कैसे बच्चे हैं जो कुछ पूछते नहीं है, बाकी पढ़ाकू बैच और ड्रीमर बैच तबाह कर देते हैं जीवन, पूछ पूछ के सवाल, कंपनी भी सवाल पूछते हैं। देखो ध्यान से, अब ये देखो, तुम्हें पता है ना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे तो क्या ही पूछना, तो खास कुछ। हाँ ये बात भी है। अब देखो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0, लेकिन सिर्फ y के अलॉन्ग होती है। क्यों? देखो मेरा मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, g लग रहा है सर नीचे की तरफ, तो g इसको कम करे कम करे कम करे, एक पॉइंट आएगा जहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी, है ना, मतलब vx और vy, ठीक है। तो vx की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? u cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? पक्का। x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है सर? u cos थीटा। y के लॉन्ग क्या है सर? 0, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेविटी के साथ क्या होगी? बिल्कुल खत्म। अब बताओ एक्सेलरेशन, x के लॉन्ग और एक्सेलरेशन y के लॉन्ग। अब एक बात बताओ, ये अगर कार है आपकी, कार अगर सिर्फ यहां जा रही है, सिर्फ इस डायरेक्शन में, तो क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन लगा ग्रेविटी की वजह से? नहीं भाई, ग्रेविटी तब लगती है ना जब आप ऊपर की तरफ मोशन लो, वर्टिकल मोशन में लगता है ग्रेविटी, ठीक है। इन दी वर्टिकल मोशन ग्रेविटी कम्स, है ना। अगर मान लो आप किसी छत पे गए और बॉल फेंक दी, तभी तो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। अगर आप सीधा जा रहे हो ऐसे तो ग्रेविटी तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। AX की वैल्यू क्या होगी? 0, AY की वैल्यू क्या होगी? है माइनस में जी। ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u, खत्म ही हो गए बिल्कुल, पढ़ा मैं रहा हूं, खत्म तुम लोग। बोलो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? सारे बोलो साथ में, 2u। रेंज क्या होगा साथ में? अरे साथ में बोलो, अभी कुछ साथ में बुलवाना है, ऐसे बोलोगे आगे आगे पीछे हो जाएगा। बोलो दोबारा, यू स्क्वायर साइन, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, एक ने 2g बोला अभी, इतना मारूंगा ना बिल्कुल। अरे रेंज निकालना है, रेंज, रेंज में भाई रेंज निकालना है, रेंज में सिर्फ एक ही जी आएगा। देखो हाइट निकालना, हाइट, हाइट बताओ। बाय 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 थीटा कह रहा है कोई?
इसके बाद 3 नोट और है। रेंज मैक्सिमम कब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या होगा? क्या होगा रेंज? एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, एक ही सेम होंगे, ठीक है। If a ball is projected from the same point having the same velocity having angle theta 90 minus theta, the range would be same. कोई दिक्कत? पक्का खुश? खुश हो जाओ फिर। अगर रेंज और हाइट रेंज और हाइट बराबर है तो क्या होगा? tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फा की वैल्यू होगी 4, ठीक है। दूसरी बात एक छोटी सी बताता हूं। हो गया सब कुछ? किसी को कुछ पूछना है? फिर 5-6 मिनट डिस्कस करूंगा ना आपसे रिकॉर्ड ऑफ करके। बताओ हो गया? कुछ पूछना तो नहीं है? दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।